और कामेश्वर पासवान के आवेदन पर कि नहीं ये आदमी जो है इनके मुकदमा है और अपराध मुक्त चुनाव के लिए आप उसे तुरंत गिरफ्तार करें। और वो लिखता है 2-3 दिन पहले और तुरंत इंस्टेंट में वो वारंट भी निकलता है और एक्शन के लिए प्रशासन चला जाता है। क्या ऐसे कई संगीन अपराध होते हैं, क्या इतनी तत्परता और मामलों में बरता जाता है? आज हम लोग देख रहे हैं कि जो भी सत्ता पक्ष के ऐसे संगीन अपराध करने वाले लोग हो, देश में देख रहे हैं हम लोग, राज्यों में भी देख रहे हैं, उस पर तो इतनी एक्शन नहीं होती। आखिर क्या माजरा है? तो अगर हम लोग इसको समझेंगे तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये मामला क्या है, इस समय देश में क्या चल रहा है। आज देश में अगर हम देखें तो यही सब छल कल करके पहले तो अरुणाचल में 10 विधायक निर्विरोध किया गया। कैसे किया गया सभी जानते हैं। खजुराहो में नामांकन रद्द हुआ। जो एनडीए के जो मुख्य दल के लोग हैं उसके नामांकन रद्द होता है। ये जो घबराहट है ना, ये जो एक्शन है ना, ये बता रहा है कि इंडिया गठबंधन जाने वाला है। और इंडिया गठबंधन हर एक जगह पूरे देश में ऐसा खेल खेल रहा है। आप सूरत में देखें कि कैसे सूरत में एक बीएसपी के जो लीडर थे, जो उम्मीदवार थे, उसको क्राइम ब्रांच वालों ने मोबाइल लोकेशन से उसको उठाया और उठा के जबरदस्ती वो जो डील हो रहा था 24 घंटा से उस होटल में लेकर आता है और उसको दबाव दिया जाता है कि आप नॉमिनेशन वापस लीजिए। और जो कांग्रेस के कैंडिडेट होते हैं उसका भी नामांकन रद्द होता है। और इंदौर की तो घटना अजीब रहा। इंदौर का जो कैंडिडेट था उन्होंने नामांकन वापस लिया और जाकर बीजेपी ज्वाइन किया। और ये सब, एक तो सूरत के जो एक कैंडिडेट थे उसने बताया कि हमको दबाव दिया गया, हमको प्रेशर देकर ये किया गया। अब सोचिए जो इंदौर में जो घटना हुई, इंदौर का जो उम्मीदवार ने वापस लिया उसका 17 साल पुराना मुकदमा था और 3 दिन पहले उस पर 307 का धारा लगता है। आप सोच सकते हो उस पर क्या प्रेशर बनी होगी। और फिर वो बीजेपी ज्वाइन करता है। ऐसे कई शिकायतें, चुनाव आयोग को भी इसमें कहना है कि चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है। मोदी साहब एक कैंडिडेट का प्रचार प्रसार करते हैं और वो 3000 महिलाओं का सेक्स रैकेट वीडियो बनाकर रखा है। 3000, लगभग 3000 महिलाओं का अपराधी वो किसके सहयोग से विदेश भाग जाता है? ऐसे लोगों को अरेस्ट करने के लिए प्रशासन के लोग क्या एक्शन में लेते हैं क्या? कैसे भाग जाता है? और प्रधानमंत्री खुद उसका प्रचार करते हैं। तो मामला साफ है कि जयराम महतो आज झारखंड की राजनीति में एक ऐसा भूचाल लाया है कि आज युवा लोग उसके पीछे खड़े हैं, महिलाएं खड़ी हैं, आज सभी उसके साथ खड़े हैं। क्योंकि आज जो झारखंड में, झारखंड बनने के बाद आज भी झारखंड के लोगों का स्थानीयता का जो अधिकार नहीं मिला है, जो एक राज्य सरकार अपने नागरिकों को, अपने यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए जो नियोजन में आरक्षण देता है या तमाम चीज़ों में जो आरक्षण देता है, उस आरक्षण से भी झारखंड के लोग वंचित हैं। और इसके लिए जयराम महतो खड़ा होता है और फिर सारा भीड़ उसके पीछे चल जाता है। इस बात से जो स्थापित लोग हैं उन्हें दर्द है कि ये लड़का कहीं हम लोग का खटिया ना उड़ा के ले जाए, और इसीलिए ये साजिश हो रहा है। वरना अगर ये मुकदमा पहले दर्ज था तो सार्वजनिक क्यों नहीं हुआ? क्यों नोटिस नहीं मिली? और एकाएक नामांकन के जस्ट पहले ये सब होता है, कैसे होता है? ऐसे कई लीडरों के साथ झारखंड में भी ऐसा हो रहा है कि कुछ लोग साजिश बराबर करके उन्हें खत्म करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि ये जो बड़े बड़े मगरमच्छ लोग बैठे हैं, इनको ये बर्दाश्त नहीं होता है कि एक साधारण सा युवा जो एकदम गरीब हो वो कैसे आज खड़ा होकर चुनौती दे रहा है। मैं सवाल चुनाव आयोग से भी करूंगा, क्योंकि चुनाव आयोग को आज कितना लोग विश्वास करते हैं ये सभी जानते हैं। देश का 60-61% लोग ने जब एक सर्वे हुआ तो बताया कि हम चुनाव आयोग और ईवीएम पे भरोसा नहीं करते, बावजूद ये जिद करते हैं।
पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जिस सीट से चुनाव लड़ रहे थे 11,80,000 के आसपास उनका वोटिंग हुआ था कुल उस पूरे लोकसभा में। लेकिन जब काउंटिंग हुई तो वो 13 लाख कुछ पहुंच गया, मतलब कि 1,80,000 के आसपास वोट संख्या बढ़े पाए गए। और ऐसे एक नहीं, एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने तमाम उत्तर प्रदेश के सभी सीटों पे सर्वे करके ये चीजें को स्पष्ट करके एक रिसर्च करके सामने रखा। उसके साथ क्या दुर्गति हुआ ये मीडिया नहीं बताता है। और ऐसे ऐसे लोकसभा पूरे उस 19 के लोकसभा चुनाव में टोटल अगर देखा जाए तो जो चुनाव के बाद जो बताया गया था संख्या उसमें और बाद में जो इलेक्शन कमीशन ने काउंटिंग किया उसमें जब देखा गया तो पता चला कि 80-90 लाख वोट एक्स्ट्रा हुए हैं। जो पुलिंग हुए उससे ज्यादा गिने गए। और जब यह बात सुप्रीम कोर्ट को कहा गया कि इस पर्ची को मिलान करके क्लियर होना चाहिए कि जितना वोट ईवीएम में पड़ा क्या उतना वीवीपैट में है कि नहीं। वीवीपैट का क्या हुआ सभी जानते हैं, कैसे चोरी हो गई सभी जानते हैं। और जब इस चुनाव के लिए यह बात किया गया इसी अप्रैल में 16-17 तारीख को जब बहस हो रहा था, कितना मैच फिक्सिंग चल रहा था। जब सुप्रीम कोर्ट का संजीव खन्ना पूछते हैं चुनाव आयोग के वकील से कि क्या वीवीपैट की 100% मिलान की जा सकती है, तो जवाब था हुजूर वीवीपैट छोटा छोटा है और चिपचिपा होता है, इसीलिए 100% नहीं गिना जा सकता। इस चुनाव में तो हरगिज गिना नहीं जा सकता। और संजीव खन्ना क्या कहते हैं? संजीव खन्ना तो इंटरेस्टिंग बात करते हैं, अरे यार तुमको ये कौन कह रहा है कि इस चुनाव में 100% गिनना है? क्या ऐसा भविष्य में संभव है कि 100% गिना जा सकता है? बोला जी आगे ऐसा गिना जा सकता है। ये जो मैच फिक्सिंग खेल रहे थे उस दिन ही समझ में आ गया था कि जजमेंट क्या आने वाला है। जब यह तर्क दिया गया कि जर्मनी का एक इंसान ने सिर्फ ईवीएम पे सवाल खड़ा किया तो जर्मनी में पूरा ईवीएम बदलकर बैलेट पेपर पे लाया गया एक आदमी के लिए। लेकिन महोदय क्या कहते हैं, हमारे जज साहब ही ये बात कहते हैं कि चूंकि जर्मनी की जितनी कुल संख्या है उतनी कुल संख्या हमारी तो बंगाल की है। तो संख्या से क्या मतलब है रे भाई? आप लोकतंत्र में जिस लोक पर राज करेंगे वो आपके चुनाव प्रक्रिया में उस पर विश्वास नहीं है और वो अगर सवाल खड़ा कर रहा है तो उसमें संख्या की बात कहां हो गई? सवाल है कि मैं अगर वोट करता हूं तो मेरा वोट मैं जिस आदमी को देना चाहता हूं उसको पड़ा कि नहीं पड़ा यह क्लियर होना बहुत महत्वपूर्ण है कि मेरा वोट उसी व्यक्ति को पड़ा कि नहीं, यह मेरा हक है। लेकिन कह दिया नहीं। अब मान लिया कि अगर एक आदमी ने किया जर्मनी की कुल संख्या है और एक आदमी किया तो वो हो गया। आपको लगता है कि नहीं उतनी संख्या बंगाल की है तो ठीक है, तो पूरे देश में जितनी है बंगाल की संख्या के बराबर हम उतना पटिशन करवा देते हैं, तब तो क्या बैलेट पेपर से हो सकता है? अगर आपका दलील यही है कि नहीं बंगाल की जो संख्या है और जर्मनी की संख्या के बराबर है और जर्मनी की संख्या में एक कैंडिडेट विरोध करने पर उसको हो सकता है, तो बंगाल के इतना जितनी कुल संख्या है उतना से 2 गुना 3 गुना 5 गुना आपको दिला देते हैं पटिशन, तब क्या सुनवाई हो सकती है क्या? तब बैलेट पेपर पे चुनाव हो सकता है क्या? सवाल सीधा है कि ये जो कोर्ट भी गुमराह कर रहा है, ये चाहता तो पहले एक्शन ले सकता था। कई सारे मामले गए थे वहां पर लेकिन सुनवाई नहीं हुआ। यह सारा खेल सत्ता को बचाने के लिए। आज आखिर 10 विधायक निर्विरोध हुए, खजुराहो में नामांकन रद्द हुआ, सूरत में निर्विरोध के लिए जो 24 घंटा खेल खेला गया, होटल में पूरा डील हुई, इंदौर में जो मामला हुआ और फिर वो जाता है बीजेपी में उम्मीदवार इस्तीफा देके, ये सारा इसलिए किया जा रहा है ताकि सत्ता दल के खिलाफ जो भी है मजबूत उसके खिलाफ किसी न किसी तरीके से उस पर साजिश हो रहा है। आज झारखंड में भी वही हो रहा है। आपने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया,
हेमंत सोरेन का मामला जब सुप्रीम कोर्ट गया तो सीजीआई ने कहा कि मैं इसे एक बेंच को सुनवाई के लिए एक बेंच बनाता हूं, और बेंच बनाया, और यही संजीव खन्ना के बेंच में यह मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह बेंच सुनवाई करेगा, और यह बेंच ने महीना दिन के बाद सुना, और सुनने से पहला शब्द यही बोला कि आप हाईकोर्ट जाइए। आप हमें बताइए कि अगर हाईकोर्ट ही भेजना था तो फिर आपने बेंच क्यों बनाई भाई? बेंच बनाने की क्या जरूरत थी? अगर सीजीआई को सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई नहीं करना था, हाईकोर्ट ही सुनवाई करने के लिए उचित था, तो बेंच क्यों बनाया गया? समय क्यों बर्बाद किया गया? और इस समय के दौरान हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि वो एक मजबूत विपक्ष के रूप में था और वो एनडीए को हरा सकता था, इसीलिए उसको रास्ता से साफ करने का उपाय किया गया। अभी तक हेमंत सोरेन के नाम से वो जमीन है, ये बात साबित नहीं हो पाया। खैर, अब मामला कोर्ट में है, मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जो टाइमिंग जो चुना गया, आज जयराम महतो के साथ जो टाइमिंग का खेल खेला गया, ये काम पहले भी हो सकता था ना। अगर इतने दिन से एफआईआर था, 2022 से एफआईआर था, तो पहले नोटिस क्यों नहीं मिली? पहले ही क्यों नहीं ऐसा हुआ? और ठीक नामांकन के तुरंत बाद गिरफ्तार करने पहुंचा। मतलब इतना बड़ा जयराम महतो क्रिमिनल है कि चुनाव प्रभावित हो जाएगा। और जो इस बात के लिए जो शिकायत किया, मुझे उनसे भी कहना है, कामेश्वर पासवान जी गिरिडीह से, आप लिखते हैं ना, और आपके लिखने के बाद तुरंत वारंट जारी होता है और तुरंत गिरफ्तारी होती है। अरे भाई, मैं कामेश्वर पासवान जी आपसे भी मैं कहूंगा, बहुत लोगों के साथ अन्याय होता है, ऐसे ही लिखिए ना, और ऐसे ही ताबड़तोड़ एक्शन हो तो मान ले। लेकिन जब यहां चुनाव में हटाने की बात है तो तुरंत ताबड़तोड़ एक्शन हो जाता है। आखिर सोचिए कि आप ही को क्यों लिखना पड़ा? एक पासवान को ही क्यों बलि का बकरा बनाया गया? कोई ब्राह्मण आगे नहीं आया, कोई शूद्र, कोई ब्राह्मण आगे नहीं आया, कोई वैश्य आगे नहीं आया, कोई क्षत्रिय आगे नहीं आया, आप ही क्यों आए? कभी आपने सोचा इस बात को? जब शूद्रों की शिक्षा के लिए ज्योतिबा बाई फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले काम कर रहे थे, सभी जानते हैं, इतिहास में दर्ज है कि कैसे उन लोगों के खिलाफ षड्यंत्र किया जाता था। और एक दिन ज्योतिबा बाई फुले को मारने के लिए दो शूद्र को ही भेजा जाता है, और जब उस पर हमला होना शुरू होता है तो ज्योतिबा बाई फुले कहते हैं कि अगर हमको मारने से तुमको अगर कोई फायदा होता है, 1000 रुपया उस समय सुपारी दिया गया था, अगर मारने से आपका बहुत फायदा होता है तो चलाओ हम पर हथियार। लेकिन उसने अपनी पत्नी से कहा कि सावित्री, मेरे मरने के बाद भी शूद्रों के बच्चों को पढ़ाना तुम बंद नहीं करना, हम लोगों ने इन्हीं के बच्चों को पढ़ाने के लिए व्रत लिया है, इसे तुम बंद नहीं करना, मेरे मारे जाने के बाद भी तुम इसे मारना, मतलब पढ़ाना। तब उन लोगों ने कहा कि क्या कहा आपने, कि क्या शूद्रों को बच्चों को पढ़ाएंगे? बोले, अरे हाँ भाई, मैं आपके बच्चों को पढ़ा रहा हूं, इसलिए वो तुमको उकसा रहे हैं मारने के लिए। तो उसने कहा कि हमको तो पता ही नहीं था कि इस कारण से वो लोग उकसा रहे हैं। बोले, क्यों पता चलेगा आपको? ऐसे ऐसे काम में, चोरी डकैती हिंसा वाले काम में, बस ऐसे काम में जानबूझ के बचा के रखते हैं और अपना जीवन यापन चलाने के लिए मजबूर करके रखना चाहते हैं और ऐसे काम में इस्तेमाल करते हैं। आज झारखंड विरोधी तत्व जयराम महतो के खिलाफ ऐसा ही इस्तेमाल कर रहा है। सोचिए, इतने लोग हैं लेकिन आप ही क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं साहब? ये सोचने वाली बात है, ताकि आपको नीचा दिखाया जा सके, आपको बदनाम किया जा सके। क्यों? क्योंकि अपने लोगों के हाथों अपने लोगों को सफाया करना ये राजनीति का खेल है। एक झारखंडी ही, एक यहां का मूल निवासी ही एक झारखंडी के लिए लड़ने वाला आदमी के खिलाफ वो उस पर उसके खिलाफ अरेस्टिंग करने के लिए लिखता है। आप ही को बलि का बकरा क्यों बनाया गया? और अभी तो मामला खुल रहा है कि आपका संबंध एनडीए घटक दल वालों से है कि नहीं है। सोचिए, आज जो भी झारखंड के हित की आवाज उठाता है उसके साथ कैसे कैसे षड्यंत्र होते हैं। जो भी हो, आज
चुनाव आयोग की भूमिका भी, कई ऐसे मामले जाते हैं जिसमें चुनाव आयोग एक्शन नहीं लेता है, लेकिन जब विपक्ष के नेताओं के लिए अगर कोई एक्शन जाता है तो तुरंत एक्शन लेता है। अब आगे देखते हैं क्या ड्रामा होता है, क्या नॉमिनेशन रद्द करने के लिए कोई बहाना भी, क्या क्या हथकंडे अपनाए जाते हैं। जहां तक इस मुकदमा का सवाल है, जयराम महतो को एक दिन पता चल गया था, उसने इस मुकदमे का भी जिक्र अपने नॉमिनेशन फाइल में किया है। लेकिन कहीं इस तरह का भी तो लोग खेल ना करेंगे, क्योंकि जो लोग नॉमिनेशन वापस करवाने के लिए दबाव बना सकते हैं, क्राइम ब्रांच का इस्तेमाल कर सकते हैं और सरकारी मिशनरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो लोग पता नहीं किस हद तक गिर सकते हैं। इन लोग को हिम्मत नहीं है कि काम के नाम पर वोट मांगे। आज ये लोग सीबीआई को, ईडी को, प्रशासन को, सारे चीजों को अपने सत्ता बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सोचिए, ये लोग किसी भी कीमत में हर हाल में जीतना चाहते हैं, और अगर ये हर हाल में जीत गए तो क्या आप सोचते हैं कि आपका लोकतंत्र और संविधान सुरक्षित रहेगा इन लोगों के हाथों में? आज बीजेपी का चार उम्मीदवार ने अनंत हेगड़े हो गए, अरुण गोयल हो गए, लल्लू सिंह हो गए, चार उम्मीदवारों ने यह कहा है कि इस बार हमें 400 पार चाहिए। 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि हमको संविधान को बदलना है, खत्म करना है। अरे साहब, संविधान को बदलने के लिए अगर कुछ दिक्कत है, कहीं लगता है बदला जाना है, तो उसके लिए संशोधन का प्रावधान है, आप बदल सकते हैं। और आपने 2000 कानून बदला है साहब, इस केंद्र सरकार ने 2000 कानून बदला है, लेकिन क्या प्रावधान नहीं है बदलने का? मनसा साफ है। ये बार बार कह रहे हैं कि सरकार तो 272 में बनाई जा सकती है, लेकिन हमको संविधान बदलना है। संविधान नहीं बदलना है, इसको संविधान खत्म करना है, इसीलिए ये 400 पार मांग रहे हैं। अभी जो पहला दूसरा चरण का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में जो वोट शेयर गिने गए और जो सार्वजनिक किए गए, और आज 8-10 दिन बाद, चुनाव के कुछ दिन बाद जो सार्वजनिक हो रहे हैं, उसमें 6% से 10% का अंतर हो रहा है। क्यों इतना दिन बाद चुनाव आयोग वोट शेयर को देर से सार्वजनिक कर रहा है? और अगर जो पहले सार्वजनिक किया है और अब सार्वजनिक कर रहा है, वो मैच क्यों नहीं कर रहा है? ये एक संदेह है। सभी जान रहे हैं कि इस बार वोट शेयर घट रहा है, युवाओं में उत्साह नहीं है, वोट देने के लिए वो पागलपन नहीं है। झारखंड में तो है, क्योंकि यहां एक उम्मीद है कि जयराम महतो झारखंड के लिए कुछ कर सकता है, कुछ करेगा। यह बंदा पिछले 2 सालों से विपक्ष की मुख्य भूमिका निभा रहा है, लेकिन अन्य राज्यों में ऐसा कोई सत्ता के पक्ष में कोई माहौल नहीं है। इस बार कहीं मोदी चिल्लाते नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस मोदी ने किया क्या? काला धन लाया, 100 दिन में बांटने वाला था। तमाम जो वादे किए थे, 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, कितना रोजगार दिया? महंगाई कितनी कम हुई? हर चीज में सिर्फ अंबानी अडानी के लिए काम किया। कैसे ये झूठे लोग गलत प्रचार करते हैं? देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। अरे भाई, ये बात 2006-07 में मनमोहन सिंह ने कहा था। उसमें यह कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का, और अंत में माइनॉरिटी कहा था। काट के चलाया गया, और उसके आधार पर प्रधानमंत्री झूठ बोले जा रहे हैं, गृह मंत्री झूठ बोले जा रहे हैं। देश के 20,000 लोगों ने लिखित रूप से कंप्लेन किया कि प्रधानमंत्री का जहरीला भाषण और झूठ भाषण बंद कराए जाए। चुनाव आयोग ने क्या एक्शन लिया? अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन जब विपक्ष का नेता हो तो तुरंत एक्शन हो जाता है। मेरा साफ कहना है कि चुनाव आयोग और जो सरकारी मिशनरियां हैं, सभी मिलकर षड्यंत्र कर रहे हैं। जो अभी हमने बताया कि जो खजुराहो में हुआ, जो सूरत में हुआ, जो इंदौर में हुआ, जो अरुणाचल प्रदेश के 10 विधायकों को निर्विरोध हुआ, ये सारे कौन कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? जाहिर सी बात है कि जो सत्ता दल को जो चुनौती दे रहा है अगला पक्ष, उस सत्ता में जो है वो अपना सत्ता बचाए रखने के लिए जो उसके खिलाफ जो मजबूत खड़ा है, उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। और ये पूरे देश में दिखाई दे रही है।
इसलिए मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया, मैं तो उसके नॉमिनेशन में नहीं आ सका। काफ़ी दर्द है, मैं घर में हूँ। लेकिन जो हो रहा है देश में, वो मैं यही कहूँगा सभी लोगों से, आगे देखते हैं क्या होता है। 4-5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया बिना कोई मुकदमा के कि जयराम महतो सिलेंडर करेगा तो उन्हें छोड़ देंगे। सीधी सी बात है भाई, आपके खिलाफ जो खड़ा है, जो एनडीए के खिलाफ खड़ा है इस समय देश में, उसको, विपक्ष को आप हटाने का काम कर रहे हैं। आपको समझ में आ गया था कि जयराम महतो का जो लहर है वो आपको सत्ता से बेदखल कर देगा। वो जो झारखंड में आप 12 सीटें जीत कर गए थे, इस बार महागठबंधन आपको नहीं रहने देगा। इसीलिए आपने हेमंत सोरेन को भी रास्ता से साफ करने का काम किया। वरना बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं साहब। भ्रष्टाचार की बात तो बीजेपी ना करे। इलेक्टोरल बॉन्ड में कैसे पैसा लूटा, चंदा खाया, मौत का सौदा किया, करोड़ों लोगों को खतरे में डाला। ये जो वैक्सीन है, इस वैक्सीन का हम लोग उस समय ही विरोध कर रहे थे और कई लोग तथ्य के साथ कह रहे थे। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर बलाहरा, वो खुलकर कह रहे थे कि ये जो वैक्सीन है, इस वैक्सीन से खून जमेगा और हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज होगा। और उस समय आपने उसको जेल डाल दिया था, उसके वीडियो डिलीट कर दिए थे, उनके सोशल साइट हैक कर दिए गए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी। लेकिन अंततः आज क्या साबित हुआ? आज साबित हुआ ना कि जितने लोग कोरोना से बचाने के नाम पर आपने करोड़ों लोगों को हार्ट अटैक का, ब्रेन हेमरेज का शिकार बनाया है। प्रधानमंत्री सुने कि अपना फोटो निकाल लिया, हटा दिया, वो जो सर्टिफिकेट था वैक्सीन वाला, उससे नाम हटवा, अपना फोटो हटवा दिया। क्यों साहब? आपने तो पैसा भी लूटा। 4 करोड़ हर दिन के हिसाब से आपने उस वैक्सीन कंपनी से चंदा वसूला, फिर फोटो चमकाया, करोड़ों के जीवन खतरों में डाला, सर्टिफिकेट में अपना थोबड़ा चमकाया, एहसास भी दिलवाया, जिंदा बचा लेने का दावा भी ठोका और थैंक यू भी बोलवाया, और पता चला कि इतने लोग मर रहे हैं। तो मतलब आपको चंदा दे तो कुछ भी वैध हो सकता है, जान मरवा सकते हैं आप चंदा लेके। चंदा लेके आप कह रहे थे कि हम बीफ का उत्पादन को कंट्रोल करेंगे, खत्म करेंगे, और बीफ का उत्पादन बढ़ा आपके सरकार में। आप बीफ कंपनियों से भी चंदा लिए, आप हर वो लोगों से चंदा लिए, आप जिसका चंदा लिए उसका आप एनपीए कर दिए, राइटअप कर दिए, कर्जा माफ कर दिए। कमाल है। जो आदमी करोड़ों रुपया चंदा दे सकता है, भला उसकी कर्जा माफ करने की क्या जरूरत है? सरकार के खजाने को वहां से क्यों भरपाई करना चाहिए? सरकार के खजाने को घाटे में करके, सरकारी खजाने से क्यों उस आदमी का कर्जा माफ किया जाना चाहिए जिसने करोड़ों, हजारों करोड़ रुपया चंदा देता है बीजेपी को? मतलब बीजेपी को चंदा दे देगा तो उसका सरकारी खजाने से कर्जा माफ हो जाएगा। कोई बीजेपी ज्वाइन कर लेगा, वो सूद हो जाएगा। अजीत पवार ने 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला किया था। 70,000 करोड़। आपने कहा जेल में पिसिंग प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, और जैसे ही बीजेपी ज्वाइन किया, एनडीए में आया, फिर वो क्लीन चिट मिल गया। और फिलहाल 8-10 दिन पहले बैंक घोटाले में अजीत पवार की पत्नी और अजीत पवार दोनों को 25,000 करोड़ में क्लीन चिट मिला। हेमंत विश्व शर्मा क्लीन चिट, मुकुल राय क्लीन चिट, भुजबल साहब महाराष्ट्र से क्लीन चिट। अरे मैं कितना बताऊं यार, मैं गिनने लगूंगा तो कम से कम 1 दर्जन तो छोड़िए 5 दर्जन बता दूंगा। जो बीजेपी में गया वो साफ हो गया, चाहे वो भ्रष्टाचारी हो, बलात्कारी हो, जो भी हो, वो सब साफ हो गया। और विदेश वाला अभी ये वो सेक्स रैकेट वाला पकड़ाया, उसका प्रचार किए और वो विदेश भाग गया। किसके सहयोग से विदेश भाग गया भाई? ये सारा डिपार्टमेंट किसके, कौन शासन कर रहा है देश में? नहीं समझ रहे हैं कि कौन शासन कर रहा है और कौन उसका प्रचार किया, और वो भाग कैसे गया? नीरव मोदी कैसे भाग गया? ये सारे लोग कैसे भाग गए? और जो भाग नहीं सकते हैं उसको आप गिरफ्तार कर रहे हैं। संजय सिंह को जो बेल हुई, पहले ही कहा जा रहा था उसके खिलाफ एक कागज नहीं था, फिर भी बस कथित गवाह पर आप विरोधी को जेल भेजते चले जाइए। ये क्या हो रहा है? मतलब कथित गवाह मैं भी कह दूं कि मेरे सामने नरेंद्र मोदी को फलना वैक्सीन कंपनी ने इतना पैसा दिया, वो तो कहने की क्या जरूरत है? वो तो इलेक्टोरल बॉन्ड में है।
बीप कंपनी ने कितना चंदा दिया, वो तो इलेक्टोरल बॉन्ड में है। कैसे आप इलेक्टोरल बॉन्ड से लेते हैं और कैसे ठेका मिलता है, कैसे एयरपोर्ट बेचे जाते हैं, कैसे रेलवे बेचे जाते हैं, कैसे बंदरगाह बेचे जाते हैं, कैसे सड़क बेचे जाते हैं, टोल टैक्स बेचे जाते हैं, सब कुछ सामने है। अगर ईडी इतना ही निष्पक्ष है तो क्यों इन लोगों पे कार्रवाई नहीं होता है? तो जाहिर सी बात है कि आज ईडी पर कोई विश्वास नहीं करता है, आज चुनाव आयोग पर कोई विश्वास नहीं करता है, और आज कोर्ट पर भी लोगों का सवाल खड़ा हो रहा है कि कोर्ट भी आज के डेट में लोकतंत्र बचाने के लिए ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा है। ये लोग मानने लगे थे जब इलेक्टोरल बॉन्ड वाला फैसला आया, प्रधानमंत्री अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसमें ईवीएम के पक्ष में बहुत लंबा चौड़ा भाषण दे रहे हैं कि पहले बूथ कैप्चरिंग होता था, बूथ कैप्चरिंग होता था, लेकिन आज के युग में बूथ कैप्चरिंग तो नहीं, लेकिन आपने बूथ कैप्चरिंग जरूर किया। देखे ना चंडीगढ़ में अनिल मसीह कौन है साहब, बैलेट पेपर में खराब करते हुए पकड़े गए। वो तो खैर उसके बाद चुनाव आयोग ने क्या एक्शन लिया, जब अनिल मसीह पकड़े गए क्या एक्शन लिया उसने, हाईकोर्ट में तक उसी के पक्ष में फैसला आया। वो तो खैर सुप्रीम कोर्ट गया और चीफ जस्टिस ने देखा और फिर उस जो बीजेपी के मेयर जीते हुए थे उसको कैंसिल करके और फिर जो आम आदमी पार्टी के था उसको वहां मेयर बनाया गया। तो बैलेट पेपर में कौन खेला किया? मोदी जी अनिल मसीह आपके पक्ष में किया था, है ना? ये बताने की जरूरत नहीं है कि कौन किया था। और आज भी कहता हूं दावे के साथ कि बैलेट पेपर से हो जाएगा तो आप बाहर चले जाएंगे, लेकिन नहीं भाई, किसी भी कीमत में कुछ भी करना है, कानून का नंगा नाच करना है, ऐन मौके पर छल कल बल कुछ भी लगा के आप उसको रद्द करने का काम करना है। जो आपके विपक्ष है उसको रास्ता साफ करना है। जहां लग रहा है कि कोई उपाय नहीं, हारिए जाएंगे, तो साला अगला का उम्मीदवार को खरीद लो या तो उसको ब्लैकमेल कर लो। एक उम्मीदवार ने रोते रोते कहा कि देश खतरे में है, बचा लीजिए, हमको गृह मंत्रालय की तरफ से दबाव देके हमको नामांकन वापस कराया गया। ये लोकतंत्र बच गया है। सोचिए ये लोग इस हद तक उतर आए हैं, और इस हद में आके नामांकन वापस करवाना, धमकी देना, क्राइम ब्रांच के द्वारा उठवा के लाना, डील कराना 24-24 घंटे पर, ये सारे बातें बताता है कि इसका झोला उठने वाला है। और ये झोला उठने वाला साहब जो है से अब षड्यंत्र पर षड्यंत्र कर रहा है। सोचो अगर ये लोग फिर दोबारा तिबारा आ गए तो देश का क्या हाल करेंगे। आज देश 205 लाख करोड़ के कर्जा में है। इतना कर्जा देश में कभी नहीं था। जब मोदी जी कुर्सी में बैठे थे उस समय देश में कर्जा 55 लाख करोड़ था, और आज 160 लाख करोड़ पार हो गया। मतलब 3 गुना, छोड़िए 160 तो पुराना आंकड़ा, अभी 205 लाख करोड़, 4 गुना हो गया। इतना कर्जा हो गया देश में, कैसे भरपाई होगा? जीएसटी ऊंचा वसूला जाएगा। पहले तो वैट टूट 14-15% से ज्यादा नहीं वसूला जाता था, आज 28% तक आप जीएसटी दे रहे हैं। कहा था किसानों की कर्जा माफ करेंगे, एक किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ, लेकिन हाँ 22 करोड़पतियों का 16 लाख करोड़ माफ होता है। इनकम टैक्स में कारपोरेट टैक्स में छूट मिलती है 6-7 लाख। तमाम तरह का अगर देखा जाए तो 22-23 उद्योगपति को 24 लाख करोड़ इतना सरकारी खाते को घाटा में करके अपने अमीर दोस्तों के लिए किया गया, माफ किया गया। अगर इतना पैसा गरीब लोगों को दिया जाता, इतना पैसा मजदूर वर्गों को दिया जाता, इतना पैसा छोटे घरेलू कुटीर मध्यम उद्योग को दिया जाता, मध्यम व्यापारी को दिया जाता, तो देश खड़ा हो जाता। लेकिन नहीं, इन लोगों से लूटना है और उद्योगपति को दे देना है। इनके जो अर्थशास्त्री हैं वो ये बताते हैं कि देश का विकास तब होगा जब देश का खजाना जो है ना, उस खजाना अपने अमीर मित्रों को दो, और अमीर मित्र लोग उद्योग लगाएंगे, और उद्योग में मजदूर काम करेगा, तो मजदूर काम करेगा तो रोजगार मिलेगा, तो पैसा मिलेगा, तो देश का विकास होगा। कमाल है भाई। आप 100 रुपया उद्योगपति को देंगे, 100 रुपया से वो मजदूरी वाला 2 रुपया वाला रखेगा, 10 गो उन लोग को पेमेंट देगा, मतलब कि क्षण क्षण के गरीबी दूर होगी, है ना। जबकि सरकारी खजाने से पैसा एक किसान वर्ग को दिया जाना चाहिए, जो एक देश का एक बड़ी आबादी है, जिसको खेती बाड़ी से
आजीविका निर्भर करता है, रोजगार का दूसरा सबसे बड़ा साधन है। इससे बड़ा साधन हैंडलूम है, छोटे उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, मध्यम उद्योग हैं। मजदूरों की जिंदगी ऊपर लानी है, किसानों की जिंदगी ऊपर लानी है। देश का 80% जनता जो गरीबी रेखा के नीचे है, उधर पैसा देने के बजाय, अरे भाई जब गरीब तबके में पैसा देंगे ना, तो उसमें जब गरीब तबके के पास पैसा जाएगा तो उनका जीवन शैली जब ठीक होगा तो क्रय शक्ति बढ़ेगी, और जब उसका क्रय शक्ति बढ़ेगा तो वो प्रोडक्ट खरीदना चाहेगा, और जब प्रोडक्ट खरीदना चाहेगा तब मांग बढ़ेगी, और जब मांग बढ़ेगी तो उद्योगपति उद्योग लगाएंगे, और जब उद्योगपति उद्योग लगाएंगे तो ऑटोमेटिक रोजगार मिलेगा, और जब रोजगार मिलेगा ऑटोमेटिक देश आगे बढ़ेगा। लेकिन पैसा नीचे नहीं देना है, पैसा उसे देना है जो बहुत अमीर है, उसको हर चीज देना है। उसको जमीन उपलब्ध कराना है, उसके प्रोडक्ट को बिक्री के लिए एग्रीमेंट लेना है, बैंक से पैसा भी दिलवाना है, उसको कर्जा माफ भी कर देना है, उसको A to Z सारा सुविधा देना है, और कारपोरेट टैक्स में बैठा कर छूट भी देना है, कारपोरेट टैक्स में छूट भी देना है, तब जाके देश विकास होगा। यह मोदी जी का विकास मॉडल है कि सारे पैसा उद्योगपति को दे दो। अरे भाई सारे पैसा नीचे तबके में दो। आज किसानों के एमएसपी की गारंटी नहीं कर रहे हैं, आपने कहा था एमएसपी की गारंटी करेंगे, कर्जा माफ करेंगे, दुगुना कर रहे थे आय साहब, क्या हुआ आपने? जब कोई उद्योगपति कोई प्रोडक्ट बनाता है तो उसका लागत अपना बेनिफिट जोड़ के मूल्य तय करता है, लेकिन आपने किसानों को आजादी नहीं दिया। इसीलिए क्योंकि देश में खाने पीने की चीजें महंगी ना हो और आम आदमी के लिए खाना सुलभ हो, इसीलिए किसान अपने उत्पादनों का दाम तय नहीं करेगा, यह दाम सरकारें तय करेगी। तो अगर आप दाम तय नहीं करेंगे तो फिर उसको जो घाटा हो रहा है उस घाटा को अंतरण राशि दिया जाना चाहिए। और आप 2000, 4000, 6000 देते हैं। जब आप एमएसपी के आधार पर किसान अगर बेचेगा तो 27,500 का साल में घाटा हो रहा है। और आपको ये जो राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति के लोग बैठकर जब जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे उनके साथ उन्होंने बताया कैलकुलेशन कि कैसे देश के किसानों को घाटा हो रहा है, और अगर घाटा होगा तो कोई रोजगार छोड़ेगा नहीं तो क्या करेगा, कैसे अपना जीवन यापन चलाएगा? उसको अपनी खेती या अपनी व्यवसाय चलाए रखने के लिए उसको जो घाटा हो रहा है उस घाटा का अंतरण राशि देने की जरूरत है, और बताया कि कितना देना पड़ेगा, लेकिन दे रहे हैं 6000 और ढांक पीटते चल रहे हैं। आखिर ये नौबत कैसे आई कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पे जिंदा रहना पड़ रहा? ये आपकी उपलब्धि नहीं है। दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के 75-70 साल बाद भी अगर 5 किलो राशन देना पड़ रहा है, ये दुर्भाग्य का सवाल है। और आप इन विषय पर बात नहीं करेंगे, जो सत्ताधारी जो लोग हैं वो लोग इस पर बात नहीं करेंगे, हिंदू मुसलमान पर बात करेंगे। कहते हैं देश के संसाधनों पर मुसलमानों का अधिकार है, वीडियो एडिटिंग कर देंगे, काट देंगे और गलतफहमी पूरा चला देंगे। तो आप सीधा सीधा ये कहिए ना सर कि देश के संसाधनों पर हमारा 2 मित्र अंबानी और अडानी का अधिकार है। हवा में चलो भैया तो मेरे मित्र को पैसा जाना चाहिए, क्यों? हवाई अड्डा उसके कब्जे में, वो चलाएगा। देश विदेश से खरीदारी होगा, जो कमाई का बड़ा साधन है वो कमाई भारत सरकार के खाते में नहीं होना चाहिए। किसके पास होना चाहिए कमाई? अडानी के हाथ में। 35 साल के लिए एग्रीमेंट में दिया है आपने, 114 बंदरगाह आपने बेचा है। पूरे देश में 700 से ज्यादा भारतमाला परियोजना, जिसको बंदरगाह से लेकर एयरपोर्ट से लेकर जोड़ते हुए पूरे देश में घुमाया है। एक एक जो 8 लेन का जो भारतमाला परियोजना है, एक एक 8 लेन का टोल टैक्स में एक दिन की कमाई लगभग 20 लाख रुपया है। 30 दिन में 6 करोड़ होता है, तो 12 महीना में कितना होगा? 12 6 का 72 करोड़। 35 साल के लिए एग्रीमेंट में मिला है, और ऐसे ऐसे हजारों टोल टैक्स हैं। एक एक रोड से 12,000 करोड़ से प्लस का कमाई होगी। तो सोचिए इतने भारतमाला परियोजना में कितनी कमाई होगी। अगर यह काम सरकार करता हो तो इतना पैसा खजाने में जाता, भारत सरकार के खजाने में, और वो महंगाई कम करने में सुविधा हो पाता, फायदा होता। लेकिन नहीं, मेरे अमीर मित्र के पास कमाई होनी चाहिए। देश के संसाधनों पर अंबानी अडानी का अधिकार है, बस आप अंबानी अडानी को दे दीजिए। क्यों? क्योंकि सावरकर का किताब, आपका जो आरएसएस है उसका जो मैनिफेस्टो है वो यही कहता है ना कि लंबा समय तक अगर शासन करना है तो देश के 95% जनता को गरीब बनाए रखना जरूरी है।
क्योंकि अमीर जनता पर राज करना मुश्किल होता है, इसलिए गरीब जनता पर हम शासन कर सकते हैं। 95% जनता को गरीब बनाइए और देश की जो संपत्ति है वो अपने मित्रों, वफादार मित्रों को दे दीजिए और एकल स्वामित्व, एकात्मक शासन प्रणाली लागू कर दीजिए। कोई राज्य नहीं होगा, यही मैनिफेस्टो है साहब। इसी मैनिफेस्टो के तहत ना देश का संसाधन आप उसको दिए जा रहे हैं और लोग उस पर सवाल न खड़ा करें, इसलिए आप मुसलमानों को लपेट रहे हैं। जबकि मनमोहन सिंह ने उसके पहले दलित बोला था, पिछड़ा बोला था, उसके आगे आदिवासी भी बोला था, उसको काट दिए। जब आपके खिलाफ आपके अमित शाह का एक वीडियो को कटिंग करके लोग चलाया तो तुरंत एफआईआर हो गया। आपने ऐसे ऐसे कितने वीडियो काट के दिग्भ्रमित किया है, विपक्ष लोगों को मां बहन करके रखा है। मीडिया वाले तो आपके गुलाम हो चुके हैं। उस पर कितनी कार्रवाई होती है? क्यों कार्रवाई नहीं होती है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस देश में जनता मालिक है। इस देश की जनता को मैं सबसे पहले गिरिडीह की जनता से कहना चाहूंगा कि गिरिडीह की जनता इस बार जयराम दा को जिताइए। एक युवा लड़का जो तर्क करता है, जो बात करता है झारखंडियत का, आप उसे जिताइए। रोटी बदलिए भाई, एक ही साइड रोटी जल जाता है, जलाइए मत। इस लोकतंत्र की खूबसूरती है। इस बार पूरे कसम खा लीजिए, जयराम महतो को जिताइए। साथ ही अगर देश में लोकतंत्र को बनाए रखना है, संविधान को नहीं खत्म होने देना है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, 4 उम्मीदवार बोल चुके हैं और कैमरा के पीछे ये लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि संविधान खत्म करना है। आए दिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चलते रहता है, आरक्षण में ये दोष है, वो दोष है, खत्म कर देना चाहिए, आर्थिक आधार पर होना चाहिए, तरह तरह का बकवास करते रहता है। ठेंगा छाप भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आके विद्वान बन के लेक्चर देने लगता है। हजारों सालों से जिसको शिक्षा से वंचित किया गया, जिसके संसाधनों को कब्जा किया गया, जिसको हर क्षेत्र में शासन प्रशासन में भागीदारी रोकी गई, आज उसको आरक्षण दिया गया है ताकि जो कमजोर तबके हैं सभी लोगों को बराबर का उसमें जो शासन व्यवस्था है उसमें भागीदारी चाहिए। चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो विधायिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, सभी के लोगों को शासन में जाना चाहिए। तब जाकर सबके साथ न्याय होगा, किसी के साथ अनदेखा नहीं होगा। ये जो भयानक जो असामाजिक गैर बराबरी हुआ था उसको ठीक करने के लिए सामाजिक आधार पर यह किया गया, लेकिन कहते हैं आर्थिक आधार पर आरक्षण चाहिए। अरे भैया, आरक्षण गरीबी दूर करने का आरक्षण नहीं था और न है। सामाजिक गैर बराबरी जो हुआ है उसको पाटने के लिए और सभी लोगों को शासन। क्यों भाई, एक ही वर्ग के लोग क्यों शासन में रहेंगे? क्यों नहीं आरक्षण होनी चाहिए? जो कमजोर है, जो नहीं जा सकता है, उसके लिए क्यों नहीं होना चाहिए? एक ही वर्ग के लोग क्यों रहेंगे? तो आप समझ के लीजिए कि ये लोग मेरिट की बात करते हैं और उसके आधार पर चाहते हैं इसी को बनना चाहिए। नहीं, शासन में सबकी भागीदारी होनी चाहिए ताकि सभी का न्याय की बात हो सके, सभी के साथ विकास हो सके, किसी को उपेक्षा न किया जा सके, कोई भी मुख्य धारा से पीछे ना रहे। इसलिए पूरे देश की जनता को भी आज सोचने की जरूरत है कि आज जिस मोड़ में खड़ा है देश बचाने के बड़े बड़े ये दावे करते हैं, लेकिन सबको पता है कि चीन ने कितना जमीन कब्जा कर लिया। सबको पता है कि इसने क्या किया, इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर लूट लिया, आपको बहका कर वैक्सीन लगा दिया, वैक्सीन से हार्ट अटैक के आंकड़े बढ़ गए, ब्रेन हेमरेज के काफी आंकड़े बढ़ गए। जब से ये वैक्सीन लगाया तब से ये मामले ज्यादा बढ़ गए। आपको ऐसे ऐसे तरीके बताए गए इंप्लीमेंट में जिसमें आप और बीमार हो और आप और मरे। भाई, हर 1 साल 2 साल में इस तरह का फ्लू आते रहता है, कभी ज्यादा आता है, कभी कम आता है, लेकिन वो इतना खतरनाक नहीं था और सबके लिए खतरनाक नहीं था। ठीक है, जिसकी इम्यूनिटी पावर कमजोर है, जिसका बुजुर्ग हो गए, कई तरह की बीमारियों से ग्रसित है, जब भी कोई फ्लू आता है तो ऐसा होता ही है, एक मात्रा में लोग मरते ही हैं। लेकिन आपने गलत इंप्लीमेंट करके गलत तरीके से लोगों को और मारने का काम किया और बहकाया कि आप वैक्सीन लगा लो, और वो वैक्सीन से और खतरा बढ़ गया। आप बताएं इलाज और पता चला वो हो गया बीमारी। उस समय जब हम लोग ये बात कहते थे, तर्क के साथ कहते थे, हम लोग को गद्दार कहता था, मतलब सब गद्दार है। किसान आंदोलन करे तो खालिस्तानी है, मजदूर आंदोलन करे तो विरोधी, देशद्रोही है, युवा करे तो देशद्रोही है, आदिवासी करे तो नक्सलवादी है,
बुद्धिजीवी आंदोलन करे तो अर्बन नक्सलवादी है। जो विरोध करे सत्ता के नीतियों के खिलाफ, बोले गलत नीतियों के खिलाफ, उसको बदनाम किया जाएगा। खाली टुच्चे जो भक्त हैं वही बड़का देशभक्त हैं। ऐसा माहौल बना के रख दिया गया है। ये जो सोशल मीडिया में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, ये मीडिया से भी खतरनाक है। मीडिया में तो खुलेआम नहीं बोल पाते, काहे कि फजीहत हो जाता है। सोशल मीडिया में यहाँ रात दिन प्रोपेगेंडा फैलाकर लोगों को बेवकूफ बनाया गया है। जब कहा गया कि नहीं अंधभक्त है, तो जब इनको सिलेबस मिला कि नहीं भक्त होना तो गर्व की बात है, गर्व से कहो हम भक्त हैं, तो अब कहने लगा नहीं हम गर्व से कहते हैं हम भक्त हैं। इसलिए आज जो लोकतंत्र और संविधान में हमले की जो बात खुलेआम ये लोग कह रहे हैं, हालांकि कुछ दिन से सफाइयां देते फिर रहे हैं। जब वोट शेयरिंग घट रहा है, जो बीजेपी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में उत्साह नहीं दिख रहा है, तो अब सफाइयां देते फिर रहे हैं कि भाई हम आरक्षण खत्म नहीं करेंगे, अम्बेडकर भी आ जाएगा तो संविधान खत्म नहीं करेगा। क्यों कहना पड़ रहा है रे भाई, क्यों कहना पड़ रहा है? अगर आपकी मंशा में नहीं है ये बात तो क्यों कहना पड़ रहा है? आपके कई आरएसएस के कई किताबें हैं, संकल्प पत्र है, उसमें ये बातें लिखी गई है। संविधान खत्म करने की बात, आरक्षण खत्म करने की बात, आप जब तब शपथ लेते रहते हैं, कहते रहते हैं, और आप वहां से संचालित होते हैं, कौन नहीं जानता है। इसलिए साथियों, आजाद भारत में यह संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है। यह संविधान सबके अधिकारों की रक्षा करता है, सबको अधिकार देने का गारंटी देता है। यह संविधान किसी तरह का पक्षपात से मुक्त सबके न्याय की बात करता है, सबका ख्याल रखता है। इसलिए अगर संविधान रहेगा तो ही लोकतंत्र रहेगा, और लोकतंत्र रहेगा तभी हमारा आपका अधिकार होगा। नहीं तो यही बातें होती रहेगी कि एक साधारण सा लड़का को कैसे ये लोग सत्ता में जाने देंगे, कैसे जीतने देंगे। देखिए षड्यंत्र पर षड्यंत्र चल रहा है। आज जयराम के साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ होगा। ये जो स्थापित लोग हैं और ये जो पूंजीपतियों के दलाल लोग हैं, ये लोग चाहते ही नहीं हैं कि गरीबों के पक्ष के सवाल खड़ा करने वाला, आदिवासियों के पक्ष में सवाल खड़ा करने वाला, मजदूरों के लिए आवाज उठाने वाला, एक आम जनता के लिए लड़ने वाला आदमी कहीं संसद ना चले जाए। इसीलिए उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोग सभी से आग्रह है कि इस बार जयराम महतो को वहां जिताइए। हम समझते हैं कि वहां अभी सांसद कौन है और कौन लोग करवा रहे हैं, क्योंकि जो कामेश्वर पासवान है वो किसका है, जैसा न्यूज आ रहा है, हम लोग क्लियर उसको करेंगे क्यों उससे करवाया गया भाई। इसलिए सभी लोग पैसेंस बनाकर और फील्ड में काम करिए और उनको जिताने का काम करिए। आज देश नाजुक स्थिति से गुजर रहा है, इसलिए कम से कम इस बीजेपी को, एनडीए को हराने का काम करिए। बदलिए, ये रोटी को पलटिए। ये ज़्यादा ही जल गया, एक तरफा ये अंबानी अडानी के पक्ष में जा रहा है। ये चंदा ले लेगा किसी से और किसी का भी, इस जो पैसा के लिए कुछ भी कर सकता है। लोग पैसा के लिए मर सकता है, लोग कुछ भी कर सकता है। वैक्सीन दिलाकर आप लोग को मराने का काम किया। देश कर्जे में चला गया, आम आदमी को जीएसटी में थोपे जा रहे हैं, कफन तक में आप जीएसटी ले रहे हैं। दुनिया का कोई विकसित देश एजुकेशन में जीएसटी नहीं लगाता है, 18% लगाए हैं। देश का तमाम संसाधन पीपीपी के नाम पर, निजीकरण के नाम पर बेच रहे हैं, बोलते हैं आरक्षण खत्म नहीं करेंगे। अरे भाई, आपने निजीकरण लागू करके आपने तो आरक्षण खत्म ही कर दिया है। आपकी मंशा नहीं समझते कि निजीकरण क्या है। निजीकरण आरक्षण खत्म करने का ही तरीका है। देश के संसाधन अपने मित्रों को देने का एक तरीका है। इसलिए ये देश रहेगा तभी सब कुछ रहेगा, संविधान रहेगा तभी हम आप सभी सुरक्षित हैं, तभी हमारा अधिकार सुरक्षित है। इसीलिए इस बार ये इंडिया गठबंधन को हराने के लिए काम करिए। गिरिडीह में जयराम महतो को जिताइए, बाकी जगह इंडिया गठबंधन को हराने के लिए हर हाल में काम करना पड़ेगा, वरना ये देश को ये लोग तहस नहस करके रख देंगे। आज ये लोग कहते हैं कि मंगलसूत्र ले लेगा। जिसने अपनी बीबी का मंगलसूत्र का मान नहीं रखा, वो दूसरे का मंगलसूत्र की रक्षा करेगा। मणिपुर में 1 साल से ज्यादा समय से आज सैकड़ों लोग मारे गए हैं। कितना घिनौना घिनौना हरकत हुआ, उस पर इनका मुंह नहीं खुलता है। हर छोटे छोटे बातों में ट्वीट करेंगे, कपड़े में ट्वीट करेंगे, लेकिन मणिपुर में ये कुछ नहीं बोलेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड में कुछ नहीं बोलेंगे, बेरोजगारी पर कुछ नहीं बोलेंगे, महंगाई पर कुछ नहीं बोलेंगे, खजाना खाली है उस पर कुछ नहीं बोलेंगे।
रिजर्व फंड को भी आपने इस्तेमाल कर दिया, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, जिससे आम जनता का जीवन में शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दे पर कुछ नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? खाली इन लोग का 5 चीजें आता है बढ़िया से, पाकिस्तान, मुसलमान और भी 4-5 चीजें हैं, इनके सिवाय और इनके मुंह में कुछ नहीं आता है। इसलिए आज दिग्भ्रमित होने का समय नहीं है। आपने 10 साल दे दिया, 10 साल में इसने क्या किया देख रहे हैं, है ना। पेट्रोल डीजल का अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चा मटेरियल का आधे $1 कम होने के बावजूद भी ये रेट कम नहीं कर रहे हैं। 35 रुपये में बेचने वाले थे, बाबा रामदेव जी इसका प्रचार कर रहे थे। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा मटेरियल का दाम कम होने के बावजूद भी नहीं घटा रहे हैं, कर्जा करके घी पिएंगे। इसलिए साथियों, टाइगर जयराम महतो को जिताइए। झारखंड में तो अन्याय इतना हुआ है जिसका बयां करना मुश्किल है। उद्योगों के नाम पर ज़मीनें ले ली गई, ज़मीन के बदले कहीं नौकरी मिला कहीं ना मिला, किसी तरह का कोई वैसा ठोस इंतजाम नहीं हुआ। भूमि अधिग्रहण के कानून जो न्याय दिलाने के लिए कुछ बेहतर आया था, मोदी जी आते हैं इसको पहले बदलने का काम इसी को किए। तमाम तरह का एक एक कानून बदलने का काम किया। अभी तक लगभग 2000 कानून बदल दिए अंबानी अडानी के लिए। जो जनहित के कानून थे उसको ख़त्म करने का काम किए, जनता का जो अधिकार था उसको ख़त्म करने का काम किए। और अंबानी अडानी कैसे मजबूत हो, उसके पावर कैसे बढ़े, उसके धन कैसे बढ़े, इसके लिए ये कानून बनाए जा रहे हैं। महत्वपूर्ण कानून बिना बहस किए अध्यादेश के जरिए लाते हैं। तो संसद क्यों बनाया था साहब? नहीं बनाना चाहिए था, अध्यादेश से सब कुछ ले आते। कृषि जैसा आम लोगों से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण मुद्दा भी कोरोना काल में आप बैकडोर से ले आते हैं, कोई बहस नहीं होती है। जब जनता विद्रोह पे आता है, जब आंदोलन होता है किसानों का, तो माफी मांग के वापस लेते हैं। इसलिए आज देश का हाल कैसा है आप सभी जानते हैं। इस देश की खूबसूरती है कि यहाँ अनेक धर्म, अनेक जात, अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं और सबकी रहने से ही हमारे देश की खूबसूरती है। इसीलिए हमारा जो संविधान है उसकी रक्षा किया जाए, इसी में हम सबकी भलाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।